हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ये इसका सेकंड लेक्चर है। ओके, तो ई एस सी गेट एस एस सी जेई आर आर बी जेई स्टेट पी एस सी पी एस यूज किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम शुरू करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारी यूनिक आईडी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे जी के जी एस अपडेट के लिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स हम कवर कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमने चालू किया है और बहुत ही जल्दी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसको भी हम कवर करेंगे। क्वेश्चन है, व्हेन अ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस लॉ को, स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है, और एक बॉडी सी है। अगर आप ए को सी से टच करते हो तो टेम्परेचर का कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता दोनों बॉडी के बीच में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बी को सी से टच करते हो, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता टेम्परेचर का, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर ये 300, ये मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे होगी और ये भी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर इनको आप टच करोगे तो कोई भी टेम्परेचर का वेरिएशन होगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है। सिमिलरली अगर ये भी 30 डिग्री पे है और इसको आप इससे टच करोगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होगा। मतलब ये दोनों ही 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। ये कहता है कि जितनी भी आप एनर्जी सिस्टम को दोगे वो उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी या फिर जो बाकी की जो एनर्जी उससे वर्क करेगी। ओके, तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा नहीं होता। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो होता है। वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, ऐसा नहीं है। इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ जाए तो ठीक है। 28 का जो है, और फिर इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। एंथैल्पी तो कभी कांस्टेंट रहती ही नहीं है। एंथैल्पी कहीं भी कांस्टेंट हो तो वो सिर्फ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में रहती है। ओके, तो एक ही जगह दिखेगी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है थ्रॉटलिंग के केस में। और अगर एक परफेक्ट आइडियल गैस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी हमने देखा उसको डील करता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपका 29 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए कि एक हायर टेम्परेचर है टी हायर और एक लोअर टेम्परेचर है। ये सोर्स है, ये सोर्स है और ये सिंक है लोअर टेम्परेचर वाला। तो एक जो हीट इंजन है वो कुछ एनर्जी यहाँ से लेगा और उसको कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा। पर जरूरी है कि कुछ एनर्जी वो सिंक में जाके डंप कर दे। ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी एनर्जी यहाँ से ली, मान लीजिए यहाँ से 100 किलो जूल की एनर्जी ली तो यहाँ पे 100 किलो जूल का वर्क कर दे। ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए 10 किलो जूल का वर्क करेगा तो 90 से डंप करेगा। डिपेंड करेगा एफिशिएंसी कितनी है इसकी। तो बहुत घटिया एफिशिएंसी जो इंजन मैंने अभी ड्रॉप किया। खैर, तो ये कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क करेगा। मतलब जो हीट एनर्जी है वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसीलिए हीट को हम कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी और वर्क को कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। पूरा का पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है पर पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ओके, और अगर आप ध्यान से सोचें तो जब किसी बॉडी के पास हीट होती है ना, तो देखो उसका मोशन कैसा होगा। बॉडी के पास टेम्परेचर है तो इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ भग रहे हैं, कोई यहाँ भग रहा है, कोई यहाँ भग रहा है। तो इस तरीके से रैंडम मोशन होगा। पर अगर हमें हाई ग्रेड एनर्जी चाहिए तो हम चाहेंगे कि ये सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाए। ओके, तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में जाएं और कुछ का हम डायरेक्शन चेंज करके इसमें कर लें, पर उसके करस्पॉन्डिंग कुछ लॉसेस हो जाएंगे और उस लॉस के कारण एनर्जी जो है वो हमारी लॉस हो जाएगी। वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगी। उसे कहेंगे अनअवेलेबल एनर्जी। ओके, तो जो अवेलेबल एनर्जी होगी वही हमारी वर्क में कन्वर्ट होगी। ओके, उसमें भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं फ्रिक्शन वगैरह के। तो मैक्सिमम जो है
वो वाली कन्वर्ट होगी जो अवेलेबल होगी। द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, तो हीट एंड वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल तो है पर परफेक्टली नहीं है। ओके, वर्क तो परफेक्टली हो भी सकता है, हीट नहीं हो सकती, तो इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 31 का आपको बी दिखने को मिलेगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है ना, वो इस परफेक्टली को डिनोट बताता है, इस परफेक्टली को डिस्कस करता है। सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये कह देगा कि हाँ आप एक काम करो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू करो और डी यू को जीरो कर दो तो आपका पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट लॉ कहता है। पर तो इसमें ये एम्बिग्यूटी है। ओके, इसी को एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए, ये जो गलत चीज यहाँ पे बोल रही है, इसको खत्म करने के लिए फिर सेकंड लॉ होता है और वो बताता है कि कितने परसेंट हीट का वर्क में कन्वर्ट होगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ तो कह देगा कि म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, पर परफेक्टली नहीं है ऐसा बताएगा आपको सेकंड लॉ। The measurement of a thermodynamic property known as temperature is based on, तो ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है क्योंकि वहीं पे हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। A machine which violates first law of thermodynamics is known as perpetual motion machine of second kind। देखिए perpetual motion machine of first kind होती है कि आप कोई भी उसमें वर्क मत दो, ऐसी आप मशीन बना लो जिसमें आपको कोई वर्क ही ना करना पड़े, उसको कुछ भी देना ना पड़े, उसमें ना पेट्रोल डालोगे ना डीजल डालोगे, बस वहां आपने मशीन बना दी और वो जिंदगी भर तक काम करती रहेगी। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट, और इनपुट आपने क्या दिया? इनपुट आपने जीरो दिया, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इन्फिनिटी। तो ये जो होती है ये फर्स्ट लॉ का वायलेशन होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है ना। यहाँ पे तो क्या कंजर्वेशन हो ही नहीं रहा, आपने कुछ एनर्जी दी नहीं, आप बदले में लेते जा रहे हो जितनी मर्जी, तो ये तो वायलेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो ये फर्स्ट लॉ में आता है, सेकेंड लॉ में नहीं आता, तो यहाँ पे तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं perpetual मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड की बात करूं, तो वो कहती है कि आप ऐसा नहीं होगा कि आपने जितनी भी एनर्जी दी, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, आपने डी यू को जीरो कर दिया, जितनी एनर्जी दी पूरे का वर्क हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 100 किलो जूल की एनर्जी दी हीट के फॉर्म में और 100 किलो जूल का ही वर्क करा लिया, कुछ ना कुछ आपका लॉस हो ही जाएगा। आप ये वीडियो ही देख रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं यहाँ पे काफी सारे टर्म्स, काफी सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जरूरी नहीं है कि वो सारी ही चीजें आपको याद रही एग्जाम में और ऑल ओवर द लाइफ आपको याद रहे। आप कुछ चीजें भूल जाएंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द ये तो होता है करंट अफेयर में, आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ो, आपको लगेगा कि मैंने पूरा करंट अफेयर पढ़ा है। एग्जाम का जब टाइम आता है तो फिर आप सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो वो अटेम्प्ट नहीं होगा, आप भूल जाते हैं। तो लॉसेस हर जगह होंगे, ऐसा नहीं कि आप जितनी भी एनर्जी जितना भी इनपुट अपनी तरफ से देंगे उसका सेम अमाउंट ऑफ आपको आउटपुट मिलेगा, कुछ लॉस जरूर हो जाएगा। और ये बताता है हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी जो कंसेप्ट है वो हमारा आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो 33 का फिलहाल हमारा बी होगा। perpetual मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट, तो क्लासियस और केल्विन प्लैंक दो तरीके के स्टेटमेंट है। और क्लास केल्विन प्लैंक जो पहला स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं वो ये बोलता है कि जो हमारी जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, या आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते, डेवलप कर सकते, डिजाइन कर सकते जो सिर्फ हायर टेम्परेचर से हीट ले और उसको वर्क में ट्रांसफर कर दे विदाउट इंटरेक्टिंग टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि सिंक में वो डंप ना करे, ऐसा इंजन नहीं बना सकते। और दूसरा बात, क्लॉसियस इक्वेशन ये कहती है, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि आप बर्फ, मान लीजिए टी लोअर टेम्परेचर है और उसके बाद में एग्जांपल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते बिना किसी एक्सटर्नल एड के कि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को और ठंडा कर दो, इसकी एनर्जी और निकाल दो और इसको कन्वर्ट कर दो -5 डिग्री सेल्सियस पे और इसको 105 डिग्री सेल्सियस पे कर दो। ऐसा आप कारनामा नहीं कर सकते बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प की, मतलब नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होगा। नॉर्मली क्या होगा, आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये बीच के किसी टेम्परेचर पे आ जाएंगे, मान लीजिए दोनों का जो वेट है वो बराबर है, दोनों का मास बराबर है, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे आ जाएंगे। ओके, तो क्या हुआ, इससे हीट इसमें चली गई पर उसका रिवर्स
पॉसिबल नहीं है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। सो इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। अगर एक्सटर्नल सोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, तो आप 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है और बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे है ना, और अंदर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखा है। आप यहां से हीट निकाल के बाहर फेंकते रहते हो, फ्रिज के पीछे जो उसके जो आपके ट्यूब्स रहते हैं वो गर्म होते रहते हैं। तो क्या होता है कि आपने लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल के हायर टेम्परेचर पे फेंक दी, पर उसके लिए आपने एक एक्सटर्नल सोर्स रेफ्रिजरेटर का यूज किया। फिर है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्या कहता है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि आप इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करे जिसका सोल पर्पस हो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। मतलब एक हायर टेम्परेचर से आप एनर्जी लो और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दो, बस इतना ही करो। लोअर टेम्परेचर पे कुछ रिजेक्ट हो ही नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता। इवन आपकी जो बाइक्स होती है ना, उसमें आप देखते होंगे कि जो बाइक है उसका इंजन गर्म होता है और फिर आपके इंजन में हवा लगती है और वो हीट बाहर चली जाती है। तो जितनी हीट उसके अंदर डेवलप हुई थी वो पूरी की पूरी हमारी शाफ्ट के वर्क पे नहीं आती। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल पर्पस इज टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। तो ये बिल्कुल सही है। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स। ये भी बिल्कुल सही है। दिस इज डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट। मतलब कि आपने यहाँ से 100 अगर मान लीजिए टी हायर से 100 किलो जूल ऑफ हीट ली, तो उसका एक डेफिनेट अमाउंट ही आप वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे। समझ लीजिए, मान लीजिए 80 किलो जूल कर दिया, 20 आपका लॉस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ परसेंट लॉस होगा ही होगा। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है ये सेकेंड लॉ से आते हैं आपके। हीट फ्लोज फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विद एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो ये आपका किसने कहा था, क्लॉसियस ने कहा था। बिना एक्सटर्नल सोर्स के नहीं हो सकता। 40 का देखें फिर यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को डिफाइन करता है। ओके, एंट्रोपी क्या होती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एंट्रोपी को समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं फिर भी कोशिश करता हूं आपको एंट्रोपी समझाने की। एक बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। अब ये 100 रुपए आपने 100 रुपए हैं आपके पास और ये आपके एक आदमी के पास थे, ठीक है, एक पर्सन के पास थे। तो इसकी डेंसिटी क्या हुई, 100 रुपीज पर एक पर्सन। अब ये 100 रुपए आपने 10 लोगों को बांट दिए, तो हर एक लोग के पास कितने आए, 10 रुपए पर पर्सन, ठीक है। अब आपको मान लो कोई इन अब हमारा 90 रुपए का काम पड़ा, 90 रुपए का हमको काम पड़ा। तो जिसके पास अकेले के पास 100 रुपए हैं, एक ऐसा आदमी जिसके पास अकेले के पास 100 रुपए हैं, वो आराम से 90 रुपए का काम कर लेगा। पर ऐसे 10 लोग जिनके पास टोटल मिला के 100 100 रुपए है ना, टोटल 10 लोग हैं, ऐसे 10 लोग हैं और उनके पास हर एक के पास 10 10 रुपए हैं। अब वो अगर बोलेंगे कि हमें 90 रुपए का काम है, तो सोचो आप यहाँ पे से कुछ लोग करना ही नहीं चाहेंगे, बोलेंगे हम नहीं करना चाहते ये काम। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो आपके पास पैसे बराबर ही हैं, इस एक आदमी के पास और इस 10 आदमी के पास पैसे बराबर हैं। ओके, पैसे दोनों के पास 100 ही रुपए हैं, पर अगर ये एक आदमी चाहे तो अपने खुद के डिसीजन से 90 रुपए खर्च कर सकता है। पर यहाँ पे जो 10 लोग हैं, इनकी आपस में सहमति चाहिए होगी। मतलब जब एनर्जी, अगर आप रुपए को, जो रुपीज हैं उसको आप एनर्जी मानो, मान लीजिए ये एनर्जी थी, रुपीज को आप एनर्जी के इक्विवेलेंट मानो, तो अगर एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम उसका वर्क आराम से करा सकते हैं। ओके, पर अगर वो डिस्पर्स्ड वे में है तो हम उसको यूज नहीं कर पाते। जैसे कि अब देखो, सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, तो ये पूरे अपने यूनिवर्स में डिस्पर्स्ड है। इवन सोलर सिस्टम पे तो डिस्पर्स्ड है। मान लो जो अपने सन से आ रही है वो अपने सोलर सिस्टम में काफी हद तक डिस्पर्स्ड है। ओके, तो उस डिस्पर्स्ड एनर्जी को अगर आप धूप में खड़े हो जाओ, तो आपको सुबह सुबह धूप में खड़े हो जाओ या कभी भी धूप में खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी तरीके से जल गए। नहीं, थोड़ा सा आपको जलन महसूस होगी, पर आप पूरी तरीके से नहीं जलेंगे। पर आप वहीं पे एक लेंस लगा दो, ऐसा लेंस लगा दो जो इसको कन्वर्ज कर दे एक छोटे से एरिया में।
आप इतना पूरा एरिया घेर के खड़े हुए थे, इसमें आप लेटे हुए थे, कुछ नहीं हो रहा, पर आपने इतनी सी एनर्जी को कन्वर्ज कर दिया जब एक छोटे से एरिया में ले आए, और तब आप देखोगे तो, और यहाँ पे आप हाथ रखो आपका हाथ जल जाएगा। तो क्या हुआ, जब एनर्जी डिस्पर्स्ड वे में थी तो हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते थे, पर अगर उसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया तो हमने उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया। और इसी कॉन्सेंट्रेशन को दिखाती है एंट्रोपी। एंट्रोपी इसका उल्टी बात करती है। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस, यानी कि जो बिखराव है, बिखरी हुई कोई चीज है ना, तो हम बोलेंगे एंट्रोपी ज्यादा है। जैसे कि अगर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, जैसे कि यहाँ पे 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ऐसे करके 10 लोगों के पास थे, तो हम कहेंगे इसकी एंट्रोपी ज्यादा है ना, ओके। और अगर सिर्फ 10 रुपए एक ही के पास थे तो हम उसे कहेंगे एंट्रोपी कम है। और कम एंट्रोपी वाली चीज को हम ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एंट्रोपी बढ़ती है तो हमारी जो क्वालिटी है एनर्जी की वो डिग्रेड होती है। इतना अगर आपने समझ में आया हो तो फिर मैं आपको एंट्रोपी बताऊं। तो जब थर्मोडायनेमिक्स में हम कैसे डील करते हैं, मान लीजिए 100 किलो जूल की एनर्जी है और उसका टेम्परेचर जो है वो 10 केल्विन के बराबर है, ओके। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो है 10 की। अब मान लीजिए यही जो 10 किलो जूल पे थी, कॉन्सेंट्रेटेड थी। अब अगर ये 10 किलो जूल की एनर्जी, ओके, आपने डिस्पर्स कर दी और ज्यादा टेम्परेचर पे कर दी, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे चली गई, पूरे वे में डिस्पर्स हो गई 300 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसकी एंट्रोपी कितनी हो गई, मतलब देखिए क्या हुआ कि, सॉरी, इसको एक काम करते हैं, 1000 केल्विन पे कर देते हैं। 100 किलो जूल की एनर्जी 1000 केल्विन पे है, मतलब एक छोटी सी बॉडी है, छोटी सी एक बॉडी है जिसके पास 10 किलो जूल की एनर्जी है और 1000 केल्विन उसका टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब इस बॉडी को अगर आप किसी बॉडी से टच करोगे, अपने खुद छू के देखोगे, तो आप जल जाओगे, मतलब हीट कंटेंट ज्यादा है। अब यही 10 किलो जूल की एनर्जी है, इसको आप बहुत बड़े कंटेनर में रखो, उसमें पानी भर दो और उसमें ये बॉल डाल दो, तो ये 10 किलो जूल की जो एनर्जी है पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है वो आपका 300 केल्विन के आसपास है, ठीक है। तो अब यही जो 100 किलो जूल की, जो आपके पास 100 किलो जूल की एनर्जी थी, 1000 केल्विन पे थी, तो इसकी एंट्रोपी थी 0.1 किलो जूल पर केजी। अब यहाँ पे 100 किलो जूल की एनर्जी जो है वो आपकी 300 केल्विन पे है, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, यानी कि 0.33 किलो जूल पर केजी हो गई। तो देखिए जब एंट्रोपी बढ़ गई, जब एंट्रोपी बढ़ गई तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट गई। और अब इसे जो 100 किलो जूल है 300 डिग्री सेल्सियस पे, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। 300 किलो जूल पे है तो इसकी आप ही स्टीम नहीं बना सकते, किसी तरीके से इसका यूज नहीं कर सकते। तो जब एंट्रोपी बढ़ती है तो उसकी अवेलेबल जो एनर्जी है, जो उसका यूजफुल हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एनर्जी का, वो हमारा घट जाता है। और ये कंसेप्ट होता है हमारा एंट्रोपी का, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को डिफाइन करता है, ये आप याद रखिए। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू बॉडी टू हाई टेम्परेचर विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स। तो बिल्कुल करेक्ट है, यही क्लासिक स्टेटमेंट होता है। फिर है, इट इज डैश टू कंस्ट्रक्ट an engine working on a cyclic process whose sole purpose is to convert heat into work। तो it is impossible, और ये हमें बताता है कौन सा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बिल्कुल सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हुज इवापोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स, अगर उसको लिक्विड स्टेट से कंप्लीटली उसको कन्वर्ट कर देंगे आप, इवोपरेशन हो जाता है और वो गैस के फॉर्म में आ जाती है, गैसियस फेस में आ जाती है। एक सब्सटेंस जिसका इवोपरेशन होता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट एंड इज कंप्लीट, उसका कंप्लीटली वो गैसियस फेस में आ गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट गैस कहेंगे। मान लीजिए सोडियम था, सोडियम था हमारा सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में था, उसको हमने हीट करके पूरी तरीके से गैस में कन्वर्ट कर लिया। यह हमारी एयर थी, एयर थी, उस वो हमारी लिक्विड एयर थी, हमने उसको कंप्रेस करके रखा था। अब उसका अगर वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट से उसका इवापोरेशन हो गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, एयर कहेंगे, एयर को क्या कहेंगे, गैस कहेंगे, तो परफेक्ट गैस हो जाएगी। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हुज इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड स्टेट इज पार्शियल, तो उसे क्या स्टीम कहेंगे। देखिए स्टीम आपकी दोनों टाइप की होती है, अगर पार्शियल हुआ तो हम उसे कहते हैं वेट स्टीम, और अगर पूरी तरीके से स्टीम जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है गैसियस फेज में, अब उसमें लिक्विड का कुछ भी नहीं बचा, तो हम उसे कहते हैं, उस वर्ड्स पे उसे कहते हैं सैचुरेटेड स्टीम। और अगर उसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करेंगे तो हम कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। तो आपको स्टीम हर स्टेज पे देखने को मिलेगी, चाहे उसका पार्शियल हो
चाहे कंप्लीट हो और चाहे वो सैचुरेटेड रीजन में हो, तो डिसएग्री हो जाएंगे। सिर्फ पार्शियल वाला हमारा स्टीम नहीं होता, हर एक फेज में आपको स्टीम देखने को मिलेगी। स्टीम के काफी सारे फेजेस होंगे। बिहेवियर ऑफ अ सुपर हीटेड वेपर, अगर सुपर हीटेड वेपर है तो वो सिमिलर हो जाती है हमारे परफेक्ट गैस की तरह, तो यहाँ पे 46 का ए ऑप्शन होगा। वेरिएबल विच कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट गैस, तो परफेक्ट गैस की जो प्रॉपर्टी कन्वर्ट जो डिफाइन करेंगे वो हो जाएंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये सारी चीजें जो हैं, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें जो है प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये वेरिएबल कंट्रोल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट गैस। तो ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।